लोग एक रात्रि भोज के लिए एक भोजनालय में गए। उनमें से 20 प्रत्येक 20 ने 880 रुपए का भुगतान किया, यानी कि हर 20 ने। अच्छा, 20 ऑफ देम पेड 880 रुपीज ईच, यानी कि प्रत्येक ने 880 रुपए का भुगतान किया है। बाकी प्रत्येक के कुल खर्च, ठीक है ठीक है। मैं कहता हूं कि 20 लोगों ने 880 का एवरेज है और बाकी के जो 10 हैं उन्होंने जो टोटल माना है ना उससे 110 रुपए अधिक। हो गया काम? हो गया, बिल्कुल हो गया सर। यहां आ गया आपका 110, 2:1 मान लो, 2 बराबर अगर 110 है तो 1 बराबर 55 हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल क्या आएगा सर? ये ज्यादा है ना तो ये कम होगा, इससे इससे ये ज्यादा है तो इससे ये कम होगा। ये कम है यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 880 प्लस 55, 5 8 और 5 13, 935। तो कुल खर्च कितना है? 935 इंटू 30, 935 इंटू 30, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 9 तिया 27 और 1 28। तो 28,050 रुपया नगद, 28,050 रुपया नगद। में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे है आपका x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी का मान √3, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछ रखा है स्क्वायर वाला पूछे तो केवल आपको इसका स्क्वायर कर देना है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसको कैलकुलेट हम अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है? x बटा ए, तो हम x बटा ए को ना p मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इस पूरे को हम मान लेते हैं p, ठीक है। इस पूरे को क्या मान लेते हैं? p। इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम? q मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम r। यानी हमारे पास वैल्यू किसका है? x बटा ए यानी कि p का, प्लस y बटा b यानी कि q का, और प्लस z बटा c यानी कि r का, और इसका वैल्यू क्या है? √3। ध्यान रखिएगा कि आपने क्या किया है कि x बटा ए के बदले लिया है p, y बटा b के बदले में q, और z बटा c के बदले में आपने क्या लिया है? यहाँ पे r। अब यहाँ क्या है? a बट्टा x है, a बट्टा x, यहाँ x बट्टा a, तो x बट्टा a का उल्टा a बट्टा x, तो हमने x बट्टा a का मान p लिया है, तो x बट्टा a का मतलब क्या होगा? 1 बट्टा p हो जाएगा, प्लस b बट्टा y, तो 1 बट्टा q, और यहाँ पे 1 बट्टा r। इसका वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे कैलकुलेट करिए p q r, यही तो एलसीएम होगा। p q r, p से p कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा? q r हो जाएगा, q से q कैंसिल, यहाँ p r होगा, और r से r कैंसिल, p q हो जाएगा, बराबर वैल्यू क्या आया? 0। यहाँ से देखिए क्या निकला, अगर इसको अरेंज करके लिखिए तो p q प्लस q r प्लस r p का वैल्यू कितना हो गया आपका? 0 हो गया, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं। देखिए x बट्टा a का मान p, तो यह क्या है? a बट्टा x, मतलब इसका उल्टा, तो p का उल्टा 1 बट्टा p, तो इसकी जगह 1 बट्टा p, इसकी जगह 1 बट्टा q, इसकी जगह 1 बट्टा r लिखेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन के बाद p q प्लस q r प्लस r p का वैल्यू आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, यानी x बट्टा a का होल स्क्वायर, तो x बट्टा a के बदले में क्या माने हैं? p, यानी कि क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस हो गया आपका q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? यही आपका क्वेश्चन है। अब गौर से देखिए यहाँ पे जो तीनों में से जिस दो का मान दिया है और जिसका मान पूछा है उसमें क्या रिलेशन है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर, और पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस आर पी, इसमें क्या रिलेशन है? तो रिलेशन आपका एक फॉर्मूला से बनता है। वो फॉर्मूला क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर आपका होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होता है। अब जिसका वैल्यू दे रखा है उसके वैल्यू को पुट करते जाइए। p प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना है? √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 3, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हमें निकालना है। और आगे देखिए, आगे क्या है आपका? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसका वैल्यू 0, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे यानी 0 हो जाएगा। यह पार्ट पूरा 0, 0 में इसको जोड़ेंगे तो इतना ही वैल्यू रह जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना? 3। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके लिए माने थे? इसके लिए माने थे, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा आपका? 3 ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका एलसीएम आप लीजिए। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई सब है, सभी को लिख दीजिए, किसी को रिपीट मत करिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई सब जगह क्या है? एक्स वाई जेड है, ठीक है। तीनों आ गए, तीनों वेरिएबल आपका आ गया, यही क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। सबको लिखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। आगे अब इससे भाग करेंगे एलसीएम में, और भागफल से ऊपर वाला में गुना, ठीक है। भिन्न का जोड़ का तो ये तरीका होता है। तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, क्या है? एक्स, तो एक्स से स्क्वायर में गुना करेंगे, क्या होगा? एक्स क्यूब। आगे देख लीजिए, यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल, वाई बचेगा, वाई से वाई स्क्वायर में गुना, वाई क्यूब हो जाएगा। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या हो गया आपका कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा? तो देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जो होगा वह 3xyz के बराबर होगा। कब होगा ऐसा? जब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो। यानी आप इसको यहां से समझिए कि अगर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू होगा वह आपका 3abc के बराबर होगा। तो यहां पे क्या है आपका? x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz के बराबर होगा। मतलब इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 3xyz, और बट्टा में क्या है? xyz है। xyz से आपका यह कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा?
पहले 50 विषम संख्याओं का योग तो 50 का स्क्वायर 2500 दिखेगा। जैसे पहला 2 विषम संख्या क्या होगा 1 और 3 होगा, इसका योग देखिए पहला 2 विषम संख्याओं का योग 2 के स्क्वायर के बराबर है, आंसर है 2 का स्क्वायर 4, 1 और 3 4। पहला 3 विषम संख्या लिखा होगा 1 3 और 5, इसका योग पहला 3 विषम संख्या है ना, इसका योग कितना होगा 5 3 8 9 होगा। यहाँ से वैसे भी देखिए पहला 3 विषम संख्याओं का योग कितना होता है 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो आपको क्या करना है n स्क्वायर, लेकिन सम संख्या की किस्म क्या करना है स्क्वायर करने के बाद इस वैल्यू का स्क्वायर करिएगा, उसी वैल्यू को इसमें क्या करना है जोड़ लेना है। जैसे क्वेश्चन यह पूछता कि पहले 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस 25, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650। पहले 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन आपका एक और है। औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम है? साफ साफ दिख रहा है, लो औसतन में देख लो, ये 50 की रेंज में है, बाकी सब ठीक है। तो अंधी मारो, डी आंसर पहले का ए। बोलो बोलो, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन भाई, इन दोनों का 50 55 और 57 का योग का आधा सबसे कम आएगा, देख लो रेंज में। और अगर ये नहीं सीख पा रहे तो क्या सीखोगे, सोचो। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हर चीज को जानिए और सीखिए। 61, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। 65 61 जो होता है वो 81 का स्क्वायर होता है, यानी 9 की पावर 4 होता है, यानी n इज इक्वल टू 4 ही हो जाएगा। मुद्दा समाप्त। कि 8 होगा 4 होगा, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। 26 का आंसर तो फिर यही लॉक करो, कुछ और लॉक करना चाहोगे? नहीं, पर 3 है ना। ओहो, दया दया दया, सही है सही है। देखो 3 की पावर n, अब ये है ना, तो ये 3 की पावर 8 हो जाएगा। n बराबर 8, सॉरी फॉर दैट, वही दिमाग में मेरे कीड़ा काट भी रहा था। अल्फा, तो ये एंगल अल्फा लिया, तो ये 1/√5, तो ये 1 ये √5, पाइथागोरस से ये 2 आएगा। सेम क्वेश्चन आपको यूथ की किताब में मिल जाएगा। ये 90 ये बीटा, तो ये 3 है, ये √10 है, तो ये 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। अल्फा प्लस बीटा यानी साइन आप कर लो, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो जो भी आएगा फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। साइन अल्फा बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अरे बोलो हाँ दोस्तों। अब एक चीज देखो, साइन अल्फा की वैल्यू इससे देखोगे तो 1/√5 आएगी, कॉस बीटा की वैल्यू देखोगे तो 3/√10 आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू देखोगे, कॉस अल्फा की वैल्यू तो 1/2 आएगी, और साइन बीटा की, कॉस अल्फा की वैल्यू देखोगे तो 2/√5 आएगी, और साइन बीटा की वैल्यू देखोगे 1/√10 आएगी। ये समास नीचे तो √50 चिल्लाएगा और ऊपर 3 2 5 कहलाएगा, यानी √25 बटा √50। इसे समास 1/√2 बोलेगा। और जब ये साइन अल्फा प्लस बीटा में चल रहा है तो 1/√2 वैल्यू साइन 45 की होती। तो कंपैरिजन कर दोगे तो 45 डिग्री आंसर आएगा। कैसा लगा? जूथ की किताब में लगातार 3 से 4 ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, कहता है साइन थीटा कॉस थीटा 1 tan 2 थीटा। देखिए एक्सपर्ट लोग इसमें बादशाह होते हैं, या तो थीटा बराबर आप 0 रख दो, 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की 1 योग 1, तो tan 0 का मान 0 ही होता है, यानी यही आंसर। अगर आप 90 रखेंगे तो साइन 90 हमारा 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाएगा, और tan 180 की वैल्यू भी 0 होगी। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए तो प्यार से पढ़िए। प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी बराबर है। वैभव की गति विघ्नेश की गति से तेज है और उनकी गति का योग इतना है। वैभव x मान लेता हूं, विघ्नेश y मान लेता हूं, x इज ग्रेटर देन y है और x प्लस y बराबर 91 है। ये मैंने बस फॉर्मेलिटी के लिए माना है और ये लिख लिया जो दे रखा था। अब दोनों को कुल समय लगता है। मैं कहता हूं भाई निंजा टेक्निक जिंदाबाद कि अगर 78 किलोमीटर है, एक की स्पीड x है तो दूसरी की अपने आप 91 माइनस x हो जाएगी। क्या दोनों की स्पीड का जो सम आ रहा है वो सम 91 हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि आपको टोटल टाइम दे रखा है ना, और 3 घंटे 30 मिनट को क्या कह सकते हैं 7/2। बोलो क्या कहते हो? तो सर 7 से काटा 13 बार। अब आपको देखना है 78 × 26 ऐसे टुकड़े करिए, ऐसे टुकड़े करिए। ऑप्शन से भी चुरा सकते हैं टुकड़े को, ऐसी बात नहीं है। x का मान पूछा गया, यानी वैभव की गति पूछी गई है तो बड़ा है। अब बड़ा टुकड़ा मान लो आपने दे दो सर 39 और 52। क्या दोनों का योग आ रहा है 91? यस, खेल गए। बड़ा वाला लेना है इसलिए 52 आंसर हो गया। मजा आ रहा है क्या? बोलिए। बहुत कुछ सीखेंगे यार। दो संख्या मैंने a और b मान ली, उनका अंतर दे रखा है 5, उनके घनों के बीच का भी अंतर दे रखा है आपको 1850। आप मुझे बताओ अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब निकाल लूं तो वो क्या होता है? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b। a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 125, ये हो गया 1850, ये हो गया माइनस का 3ab यानी कि 15ab। 15 से जब काटेंगे तो a b की वैल्यू आ जाएगी 15 एकम 15 बचे 2, 15 एकम 15, 15 5 75। तो a गुणा b आ गया 115। आपको निकालना क्या है? उनके वर्गों के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि आपको निकालना है अल्टीमेटली सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। इसका मतलब मेरी जो पहला टास्क रहेगा कि मेरे पास a माइनस बी तो पता है, अगर मैं a प्लस बी निकाल लूं तो मामला सेट हो जाएगा। अगर a भी आ गया तो क्या मैं कह सकता हूं क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है? बोलिए हाँ या ना। बहुत बढ़िया।
ये अच्छी तरीका है। यहां आप देख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया सर 460। ए प्लस बी नहीं है, निकालना है, और ए माइनस बी हो गया 25, 485। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई √485। आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 485 इंटू 5, तो 5 इंटू 485। बहुत प्यारा प्रश्न है, मामूली नहीं है, और जो बच्चा करके जाएगा वही करके आएगा दोस्तों। आप बहाने बना लें कितने ही, लेकिन यही पेपर में आने वाले हैं। निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 3 साल में इतना, और 3 साल में इतना रुपये हो जाता है, और 5 साल में इतना x% की रेट पर। तो मैं देखता हूँ ब्याज कितना आ रहा है 2 साल का, तो 92,400 में से आपने 81,840 घटा लेना है। तो 0, 10 में से 4 गया तो 6, 8 और 5 13, और 0 10,560। ये 2 साल का ही तो है, तो 2 साल का साधारण ब्याज है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 5,028 280 1 साल का। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का, माफ कीजिए, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है ना। फिर 3 साल का हो जाएगा सर 8 3 8 24 2 5 3 2 6 और 2 8 और 5 3 15, तो 15,840। आप इसमें से घटा दो, 81,840 में से 15,840 घट जाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा केवल। तो यानी कि यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, 11 में से 6 गया, 5 गया तो 6, और 7 में से 66,000 प्रिंसिपल आ गया। 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल पर निकालना ही आपकी रेट कहलाता है। 11 3 66, 11 चौके 44, 11 8 88, 8% आ गई रेट। अगर रेट 8% आ गई है तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10%। आ जाओ, 10% पर क्या बोला गया है कि दुगनी हो जाए, तो दुगनी होने का मतलब n-1/r समय निकालना चाहते हो इंटू 100, तो दुगना होने का मतलब 1/r की वैल्यू 10 इंटू 100, 10 साल 10 ईयर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपने आसानी से बना सकते हैं। बोला गया है क्या, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर दिया, और अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च कर दिया, जिसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च कर दिया। अब शेष आ रहा है, तो आप क्या लगाते हैं, कौन सा केस, जल्दी बताओ। शेष आ रहे हैं, इसका मतलब सक्सेसिव लगा दीजिए सर। 10% किराए पर यानी कि 10 से 9 बच गया। अब बचे हुए में से 20% यानी कि 5 से 1 चला गया, यानी कि 4 बच गया। और शेष का 40% यानी कि 5 से अगर 2 चला गया तो 3 बच गया। 80% यानी कि 5 से अगर 4 चला गया तो 1 बच गया। यानी कि कुल मिलाकर इतना था, इतना रह गया। यानी कि सर ये आ रहा है 1250, और ये आ रहा है सर 9 × 27 × 4। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो धन है ये किसके बराबर है, कि 5,000 रुपए बैंक में जमा कराए और 1480 अभी रोजाना के खर्चे के लिए उसके पास है। यानी कि अभी ये टोटल उसकी सेविंग्स है, और टोटल सेविंग किसके बराबर हो जाएंगी, 6,480 रुपए के। ये कुल सेविंग है जो कि 6,480 रुपए के बराबर हो जाएंगे। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर 27 से काटो, 27 दूनी 54, और 27 चौके 108, और 4 से काट दीजिए आप इसको 60 बार। अब इसको 60 से गुणा करना है। 60 से गुणा करना ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, क्योंकि 2500 इंटू 3 कर 30 कर सकते हो। 75,000 आपका राइट आंसर आ गया, यानी कि यही उसका शुरुआत में वेतन होगा। मेरे दोस्तों, कैसा लगा क्वेश्चन और तरीका कैसा लगा, जल्दी से मुझे जरूर बताइए, क्योंकि इसी तरह के सक्सेसिव केस के तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आवाज सब क्लियर आ रही है ना, क्योंकि अभी नया सेटअप है। तो दोस्तों, ये क्या है सवाल एक बार समझना। कोई मान लो कि एक बड़ा घन था पहले, ये एक बड़ा घन था, और एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 है। जानते हैं इसका प्रत्येक सतह एक वर्ग आकार का होता है घन में। तो एक एरिया होता है a², क्योंकि वर्ग है तो a², इसका एक एरिया एक सतह का। 6 गो ऐसा सतह होता है तो पूरा सरफेस एरिया, इसका पूरा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। और जबकि वो दिया हुआ है कितना, 1536। तो 1536, तो इससे अब ये पता चल जाएगा कि इसकी एक भुजा कितनी है बड़े वाले घन की। तो 6 से आप इसको काट देंगे तो 6 दूना 12 से 3, 3 पर 3 33, तो 6 × 5 30, और ये बचा लास्ट में हमारा 6 × 36। चलिए, अब a² बराबर 256, तो a का मान हो जाएगा 16, क्योंकि 256 का वर्गमूल। यानी जो बड़ा घन है ना दोस्तों, इनकी एक भुजा कितनी हो गई जानते हैं, 16, और ये सेंटीमीटर में होगा तो 16 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है इससे छोटे छोटे बराबर घन में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसे एक ऐसा छोटका घन बनाया गया है, जिसका एक सतह जो है ना वो 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 4 है, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा 2 होगा, प्रत्येक भुजा इसका 2 होगा, क्योंकि इसका एक सतह दिया हुआ है। देखिए, एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका a² कहिएगा। अच्छा, इसका में बड़का a कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़का a कह देते हैं, इसमें छोटका a। और ये दिया है, अच्छा 6a² इसीलिए लिखे थे क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल दिया है। इसमें क्या कहा है, एक सतह, तो एक सतह तो एक को a² ना लिखेगा, तो यानी इसकी एक भुजा 2। दोस्तों अब ध्यान देना, तो बड़ा n का मान हम कैसे निकालेंगे, बड़े घन के एक भुजा में छोटे घन के एक भुजा से भाग, तो हमारा बड़ा n का मान निकल के आया कितना, 8। अब सवाल आपका क्लियर हो गया कि बड़े घन के बड़ा n का मान 8, बड़े घन की एक भुजा 16 सेंटीमीटर और छोटे घन की एक भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आप सवाल बना सकते हैं, बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, इसकी भुजा 16 है, तो प्रत्येक भुजा 16 है, तो 16 के स्क्वायर 256, क्योंकि इसका लंबाई भी 16, चौड़ाई भी 16, 16 × 16 256 हो गया। 8 नंबर सवाल आइए, 7 हो चुका। अच्छा, ये हम बता दिए, बड़े घन
बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल 256। 6 नंबर पहले जान लीजिए, बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं। तो n का क्यू करिए, छोटा घन कितना आएगा, तो n का क्यू करिए, टोटल घन की संख्या, तो n का क्यू यानी 8 का क्यू 512। इसमें आंसर आपका 512 हो गया। अब 8वां क्वेश्चन आते हैं, 7वां बता दिए, छोटे घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। छोटका घन के संपूर्ण सतह, एगो सतह जब देले है 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऐसा कैगो सतह है 6 गो, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 24, ठीक है ना। जब एक सतह है 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो 6 गो सतह है 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब 9 नंबर सवाल आइए, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, निकाले हुए है 16 सेंटीमीटर, बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। 10 नंबर सवाल आ रहा है, बड़े घन का छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार कट लगाने की आवश्यकता है। अरे कट लगाने के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे भैया, n-1 गुना 3 कट लगाने के लिए, ठीक ना। तो n के जगह आप रखोगे 8, 8 में से एक जगह आएगा 7, 7 में 3 से गुना होगा 21, और आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 4। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कीजिए। आप चाहो तो शॉर्टकट समझो या लॉन्ग कट समझो। देखो ये सही 1/4, आज का ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी वैल्यू 1/16 होगी। अगर मैं प्रिंसिपल लेट करना है तो 16 का क्यूब लेट करोगे, क्योंकि 4096 होगा, क्योंकि ये क्यूब क्योंकि 3 साल है। आप सभी जानते हैं कि इसका 1/16 करना पड़ेगा, तो भाग दोगे 16 का 256 हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर 1/16 करोगे, तो इस टाइप से एक तरीका तो ये है, फिर 16 और ये 1/16, ये 3 साल, यानी 3:3:1, बोलो हाँ। इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी। एक कला तो ये है, और हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा है बच्चा, तो देखा जाए जब इसको जोड़ोगे तो उसकी भी वैल्यू 4913 हो जाएगी। 4913 के बराबर, यानी यही प्रिंसिपल होगा। साधारण ब्याज पूछा गया तो 18 और 25 या 75 76 768 आंसर आएगा। ये कला हो गई। और एक इससे भी शॉर्टकट है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो इससे भी शॉर्टकट तरीके को हम लोग थोड़ा सा अपना लेते हैं। कैसे, ये ज्यादा समझ में आता है। फिर से 1/4% यानी 1/16, एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट, यानी 16 की चीज एक जुड़ेगी तो 17 में जाएगी। पहले बोलो हाँ, हाँ ना तो बोलेंगे 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो, तो कहते हैं 16 का क्यूब होता है 4096 और इसका होता है 4913। यही 4913 की, यानी यही हमारा प्रिंसिपल घोषित हो गया। अब 3 साल का साधारण ब्याज चाहिए, तो 4096 3 साल, तो ये 3/16 हो गया। बस इसी को कैलकुलेट कर लो मोहब्बत से। तो ये समाज कहता है प्रभु ये तो 256 बार में गया, और ये 768 हो गया। यही इसका 20 सेकंड में 300 मीटर, यानी पी की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड है। और क्यों 30 सेकंड में ये, यानी क्यू की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो दोनों की स्पीड का अंतर आया 5 मीटर पर सेकंड, मतलब रिलेटिव स्पीड ये आया। और 4 सेकंड के बाद इसी 5 में 4 का गुणा कर दो, 30 मीटर की डिस्टेंस में, 5 चौका 20, ये एक वर्ग है। अब इसके अंदर एक अंतावृत्त बना, यानी इसकी त्रिज्या को अगर मैंने 1 माना, और ये चीज ऐसे, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये चीज √2 हो जाएगी। और जो ये √2 आ जाएगी, ये इसके परिवृत्त के लिए खेला हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, अंतावृत्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या √2 हो जाएगी। तो कह रहा है प्रभु क्षेत्रफल त्रिज्याओं का स्क्वायर, अंता का 1 का स्क्वायर, परिवृत्त यानी √2 का स्क्वायर, 1:2 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड, दूरी 56 मिनट में तय करता है, यानी टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर, और टोटल टाइम है 56 मिनट, 56 मिनट, यानी 56/60 घंटा जिसे बोल सकते हैं। कहता है प्रभु यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है, यानी 4 किलोमीटर की दूरी 2/3 इसका कुल समय यानी 56/60 का तय करता है, तो बची आधी दूरी, तो शेष दूरी को शेष समय में, अब 2/3 समय तो उसने यूज कर लिया देवताओं, तो समय बचा 1/3 किसका, 56/60 का, क्योंकि ये घंटा में कन्वर्ट है। अब से कह रहा भैया स्पीड बता दो, ये वाली अब उसे क्या मालूम कि हम कर लेंगे सॉल्व, और क्या काटो, मगर 4 से ये जाएगा 14 बार में, बोलो हाँ। और ये 7/30 हो गया, 30 का बड़ा 3 में 90/7 आया, और यही समाज 12 से 6/7 बोलता है, 84 6 90। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से यदि मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ, आर की वैल्यू यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, √2a/√2+1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि अधिकतम त्रिज्या का जो अर्धवृत्त किसी स्क्वायर के अंदर बनता है, वो उसकी त्रिज्या क्या होगी, √2/√2+1 इंटू उस वर्ग की भुजा। ठीक है फ्रेंड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप सभी को ये आसानी से याद हो सके। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। जहाँ मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो रेडियस थी, कह सकते हो राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कोई बात नहीं, राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक उसका पीछा करता है राजू की, और कार्तिक की 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, ये दौड़ेंगे तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं भाई, रनिंग जब भी होती है आज से हम रेस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में करेंगे क्या अपोजिट में, पहले तो ये बता दो, सेम में करेंगे। राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी में खड़ा है भाई, ठीक है भैया तुम आगे से, और चोर पुलिस वाला सुना होगा, राजू दौड़ना शुरू करता है, कार्तिक उसका पीछा करता है, राजू की स्पीड 10, कार्तिक की 12, 10 12 10 12, अंतर है कितना, 2 का, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। अगर बात आती है 6 मिनट की, तो 0 से 0 काट दो, यानी 6 मिनट में 200 मीटर की दूरी कवर होगी, टोटल 300 है, तो 200 कवर हो गई, अभी 100 की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी 100 मीटर पीछे।
क्वेश्चन नंबर 15 एज ए थ्योरी है, इसको याद कर लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन यूजिंग, बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं का, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, बाकी कोई भी ऑप्शंस नहीं है, यानी इसको बिल्कुल रट के बैठो, का मान ज्ञात कीजिए। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos x, मासूम से दोस्तों 2 पाई होगा cos x का पीरियड। अब सर ऐसा क्यों, ठीक है, देखा जाए cos x का ऐसे बनता है, इस टाइप चलता है, ये अगर 0 पे देखते हो तो इसकी वैल्यू एक तरीके से 1 होती है, बोलो हाँ, अगर पाई बाई 2 पे देखते हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर ऐसे करके चलता है। तो पीरियोडिक फॉर्म में देखा जाए कि 2 पाई लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, 2 पाई लिया जाएगा। ये बात हर एक बच्चा याद रखे, ठीक है, आई होप। कहता है टू इंटरसेक्टिंग सर्कल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज एन, दो प्रतिच्छेदित वृत्त लंबकोणी कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण राइट एंगल हो। सर राइट एंगल क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या कह रहा है, लंबकोणी कहलाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर समकोण ही होगा। ए क्यूब, अच्छा पद क्या है, कांस्टेंट देखना है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। शांति रखिए, सब्र रखिए, आंसर देखिए क्या आता है। ये तो वेरिएबल है, छोड़ो, ये इससे कट जाएगा। 15x है, 15x का इधर गुणा होगा ना तब कांस्टेंट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर है प्लस का माइनस प्लस प्लस 15 होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। होता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसे नहीं बनाना है, इसमें यहां दोनों को बुलाकर F पर और फिर E पर, दो मतलब चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं तो F पर मिलेंगी, दो भुजाएं E पर मिलेंगी। याद आ गया होगा, ऐसा किया भी था अपन ने, नहीं याद आया कोई बात नहीं, याद दिला देता हूं। ऐसा है, और कुछ चक्रीय चतुर्भुज बनाना है इस टाइप का। ठीक है, हाँ, तो अब इसका नाम दे दो सर ए बी सी डी। ए बी और डी सी को मिलाया तो एफ पर मिलता है, और ए डी और बी सी को मिलाया तो ई पर मिलता है। तो बी ए डी ये 68 डिग्री है, ए ई बी 27, बी एफ सी बता दो, BFC ये वाला तरीके से काम करना है। देखो भाई, मैंने पहले ही बोला था कि चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला एंगल भी पता लग जाएगा आपको, लग जाएगा ना, लग गया होगा। और ये वाला एंगल अगर पता लग गया है तो मैं ये कहता हूं कि 27 के बगल वाला एंगल ही पता लग जाएगा, 68, और ये वाला एंगल पता लग जाएगा क्या आपको। हाँ, 68 और 27 95, 95 और 500 85, ये हो गया, ये 85 तो ये 100 हो गया। लो आ गया आंसर। अब क्यों, इस वाले ट्राइंगल को ले लो, ये पूछा गया है 168, बचा कितना 22। ये बढ़िया लगा मेरे को यार, हैं 22 से 17 है, गड़बड़ कर दी क्या। अरे वाह महाराज, आप तो अजीब ही आदमी हो भाई साहब। इसको 95 दो ना, हाँ, तो ये कितना हो गया, 8 और 5 13, 17 आंसर आएगा। मैं भाई कम क्या गड़बड़ है, 17 आएगा। वो 85 है तो 95 होगा ना, चक्रीय चतुर्भुज वाला केस है। हाँ, बराबर 10 है। आप ये जानते हो इन भुजाओं के अनुपात के अनुपात में होता है, यानी कि 2 और 5 है ना, तो बस एरिया कितना हो जाएगा, 4 और 25 स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है सर। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, जो बीडी को बीसी को ऐसे बांटता है। एडी आपको दे रखा है 5√7। एज यू नो समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा सर। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, मतलब त्रिभुज की भुजाएं कितने सेंटीमीटर है, क्या लगेगा इसमें बताओ, कोई बता सकता है कंसेप्ट क्या लगेगा आप में से कोई। सर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओह सॉरी बीसी दे रखा है तो ये 2x होगा,
इसको x मान लो, तो पूरी 3x हो गया। संभाव त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है, बोले क्या, कोसाइन रूल। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाला दे रखा है, इन दोनों की भुजाओं x में है, तो निकाल लेता हूं। निकालो फिर। कोसाइन रूल कहता है सर cos 60 बराबर आसपास की भुजाओं का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 5√7 का स्क्वायर अपॉन 2 3x और x। बोले कोई आपको दिक्कत, टेंशन, परेशानी हो तो बोले सर कोई टेंशन नहीं है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है सर, 1/2 बराबर 9 और 10, 10x स्क्वायर 25 7 175, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 10x स्क्वायर माइनस 175, 175 बराबर 7x स्क्वायर 25 5, और आपका आंसर कितना आ गया 15। कैसा लगा बता देना दिल से, मजा आया नहीं आया आपको? बहुत बहुत शानदार चीजें बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, a प्लस बी कर दिया और a माइनस बी। ये हो जाएगा x माइनस टी, जेड खत्म, ये x खत्म और ये y खत्म, तो 2x माइनस 2y इंटू 2z, 4xz माइनस 4yz, डी ऑप्शन। अगला प्लस 3/a बराबर हो गया 12, होल स्क्वायर की बात है, p स्क्वायर माइनस 223, 144 माइनस 12 132। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ट्राइंगल समबाहु है भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर ऐसे बिंदु हैं कि डी बीसी के समांतर है, ठीक है, और बीसी की लंबाई के आधे के बराबर है। मिड पॉइंट हो गया, अब मान लो तो मान लो, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, खेल सॉरी ये तो हुआ है ना अपना समबाहु त्रिभुज। अब बोला गया सर एडी और सीई, एडी सीई और बीसी। तो भाई ऐसी बात है, मेरी बात सुनना आप, मेरी बात सुनना, अगर ये एक है और एडी सीई और बीसी, अगर मैं इसको एक मान लूं क्योंकि आधा है, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना भाई, तो मैं रेशो में कह सकता हूं क्या, 1 और 2 और 2 4 बराबर 30 हो गया। बोलिए यार, तो इसका कितना आ रहा है परिमाप, 1 2 3 2 5, तो 4 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 30/4, तो 5 बराबर कितना 150/4, 75/2 37.5। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है यार, आप है ना। क्वेश्चन बता रहा है मेरा दोस्त r प्लस 64r। मेरे दोस्तों बुरा मत मानना, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहीं कराया था, मेरे को याद आ रहा है वो 9 वाला था, जहां 9 वाला केस लग रहा था। किसको याद आ गया? और वो कहां करा था? या तो वो पेपर में करा था प्रीवियस ईयर में, या वो यहां करा था अपन ने टॉप 50 में। कहां किया था याद करो? मैंने बताया था ना कि यहां आप 8 रख दो, मामला सेट हो गया। तो 64 प्लस 1/64, 64 सही 1/64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका जवाब दे सकते हो क्या? ए स्क्वायर माइनस का 12a, बी स्क्वायर माइनस का 12b, सी स्क्वायर प्लस का 24c। बात को सुनिए, समझिए और जानिए। सर यहां 2 है तो 6 का 36, यहां 2 है तो 6 का 36, और यहां 2 है तो 12 का 144, 144 और 72 बैठ गया, बैठ गया बराबर 0, अपने आप बैठ जाता है। लो, a माइनस 6 का होल स्क्वायर, b माइनस 6 का होल स्क्वायर, c प्लस 12 का होल स्क्वायर। a बराबर 6, b बराबर 6, c बराबर माइनस का 12, 36 प्लस 72 प्लस 72 आ गया आंसर 6√5। मजा आ रहा है? चलिए, कौन कौन स्टूडेंट्स ने अपनी जो अर्थमेटिक की बुक है उससे प्रैक्टिस शुरू कर दी, ये जरूर बताएं मेरे को। अकेला ये बेचारा, कोई बात नहीं है तो क्या, इधर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का 16b, तो यहां प्लस का 1 बनना जरूरी है। 2b ये हो गया सर 2 4 4 4 16 17 बट गया भाई साहब। सी स्क्वायर ये रहा। अब बताओ आप में से किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है तो, हाँ हाँ यहाँ 4 आएगा, इसका मतलब है ना।
हाँ ना, हाँ यहाँ 4 आएगा तभी तो 16 हुआ है। तो 2ab सही है फिर तो ये हो जाएगा 0। तो ये बन गया सर a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2b प्लस का 4 का होल स्क्वायर, और ये c स्क्वायर। a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया कितना माइनस का 2, c बराबर 0। a क्यूब यानी कि 1, b क्यूब माइनस का 8, c क्यूब 0 माइनस का 7। ऑप्शन नंबर। समय शुरू कर रहा हूं और ये बीच में डिवाइड का सिर्फ चिन्ह है, आप मुझे आंसर देके बताओ। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सर एमटीएस की क्लास कब होगा? कल होगा भाई, कल 12:30 बजे होगा प्रिंस। इसको बस स्पेशल यूज का पढ़ना है। प्रदीप पाल मैं लाइव रो नहीं सकता, बस मेरे भी आंखों में आंसू है कि तुम फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हो। चलिए यहां हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड कर दिया ए प्लस बी से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया जाता है तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। आप बात को समझना। अब ये जो रूट 18 है, रूट 12 है, कौन कह सकता है कि वो ए नहीं है? मैं कह रहा हूं ए है। तो रूट 18 है यानी कि 18 हो गया एक्स स्क्वायर और 12 वाई स्क्वायर माइनस ए बी रूट 18 और रूट 12 एक्स वाई। कंपेरिजन करेंगे तो यहां आ रहा है a बराबर 18, b बराबर 12 है ना, और c कितना हो जाएगा माइनस में रूट 18 इंटू रूट 12। सॉल्व कर सकते हो इसको आप। 9 दूनी 18 यानी कि 3 रूट 2 और 2 रूट 3 यानी कि ये हो गया 6 रूट 6। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बोल दो भाई साहब, कोई दिक्कत है तो दिक्कत है, तो दिक्कत का समाधान भी है। और ठीक है सर, ए स्क्वायर हो गया 324 माइनस बी स्क्वायर 144 प्लस सी स्क्वायर प्लस ही आएगा 36 इंटू 6 216। क्या आ रहा है? 6 और 4 10, 220 और 40 260 360 माइनस का 36 आंसर है, माइनस का 36। क्लियर भाई साहब? एक त्रिभुज एबीसी में डी जो है वो एबी पर स्थित है। एक त्रिभुज मैंने एबीसी बनाया और एक जो डी पॉइंट है वो एबी पर स्थित है। ये ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और डी पॉइंट है जो एबी पर स्थित है। बिंदु ई और एफ बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं, बिंदु ई और एफ बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डी एफ एसी के समांतर हो जाएगा। डी एफ जो होगा एसी के समांतर हो जाएगा, डी ई ए एफ के समांतर हो जाएगा। ओके, ए एफ भी है ना, बनाओ 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 ए एफ। और बोला जा रहा है क्या, जो डी ई है ना वो ए एफ के है। ओके, डी ई अंडरस्टैंड। डी ई ए एफ के पैरेलल जैसी बना दी और डी एफ ए सी के पैरेलल जैसा बना दिया। ठीक है, तो ये कल वाला क्वेश्चन हो गया। अपन ने एक क्वेश्चन किया था ना जहां पर दो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। किसको याद आ गया वो क्वेश्चन? हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था जब इससे पहले वाले सेट में, है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, यदि बी ई बराबर 4 है, ई एफ बराबर 6 है और बी सी की लंबाई बता दो सर। बताते हैं। कहानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आपको पहले भी बोला गया है कि आप अगर इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, इन दोनों को, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बीडी का ए बी से रेशो बराबर कर दो बीई का बी एफ से रेशो पे। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, ये 3 3 वाला। अब मैं ले रहा हूं इस वाले को, तो बीडी का ए बी से रेशो बराबर कर दीजिए बी एफ का बी सी से रेशो पे। आपको पता है कि ये वाला पोर्शन इक्वल है क्योंकि इस वजह से। तो बीई कितना है 4, बी एफ कितना है 10, और बी सी निकाल लो। तो ये हो गया सर बी सी बराबर 25। कैसा लगा बता दो आपको, और आदत पड़ जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, पहले तकलीफ आती होगी ऐसे क्वेश्चन में। कोई टाइम टेकन नहीं है राजेंद्र योगी, टाइम टेकन तब लगता है जब आप पहली बार कर रहे होते हो। बोला गया सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 7 है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपको कहानी पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ये निकल कर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि इसका काम है भाई। तो ये 7 7 49 और ये हो गया 85 और ये हो जाएगा बटे 2। तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स।
15 में से आपके चले गए 9, तो ये हो जाएगा 6, 7 में से 4 गया तो 3, माइनस का 36/2 माइनस का 18, यानी कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 18। अब हाइब्रिड लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये हाइब्रिड फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप करके जाओ इसकी। वैल्यू पुट करेंगे सर 913 और ये 3xyz ये रहा, और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 18 53, इसमें से माइनस होगा 913 माइनस ये आ रहा है सर 9 और 4 13, 103 इंटू 7 721 है ना, 721, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3xyz। ये आ रहा है 2, 11 में से 2 गया तो 9 और 192/3, 3 छिंग 18, 3 चौके 12, ये एक्स बाई जेड आया। इसका भी आपको क्या करना है, रूट क्यूब निकालना है, तो 4 आंसर आएगा 4। सर क्या करेंगे अब, ऐसे मानूंगा ना यार, a-1 a-2 नहीं, हाँ हाँ सही है, a-3 a-1 a+1 a+3। अब ठीक है यार, ये मानना चाहिए था, मैंने संख्या गलत मान ली। संख्या अगर मैं गलत मान रहा हूं तो गलती तो आएगी क्योंकि गैप बराबर नहीं हो रहे थे ना, अब 2 का गैप आ गया। अब आप होल स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 9, a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1, a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1, a स्क्वायर प्लस का 6a प्लस का 9 बराबर 504। अब ठीक है, अब बच गए भाई, अब ओके है। छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो सर 4a स्क्वायर 10 और 10 20 घटा दो। अब जैसे आप 20 घटाओगे 504 में से तो कहानी थोड़ी सी पलटेगी, 4 का भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छकी 24, 4 पंजे 20, 121, ए बराबर आ गया 11। कोई दिक्कत, ए बराबर आ गया 11, हाँ ए बराबर 11 आ गया, मजे हो गए। सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना यानी कि 14 का 8 गुना, 14 8 112। सबसे छोटी संख्या का 5 गुना यानी कि 8 5 40। अंतर क्या है, सॉरी 40, 112 प्लस 40/2, तो सर 56 प्लस 20 76 आंसर आ गया। कैसा लगा प्रश्न, सच बताना, मजा आ गया। 30 1 चौथाई 25, ये औसत चाल निकाल लोगे ना, खिलाड़ी बना रखा है तुम्हें मैंने, 1/5 1/4, तो 20 मान लो, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 9 और ये हो जाएगा 11। ये हो गया दूरी का अनुपात। स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 30, ये आ गई 25 और ये आ गया 60। टोटल वर्क आपने ले लिया कितना, ये देखो ये तो 60 से सेटिस्फाई हो गया, 5 भी चला गया, 300 ले लो, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। दूरी का रेशो आ रहा है 4 × 5 × 11, जो टाइम में गुणा होता ही होता है, और इंटू 20 कर दो, टोटल दूरी बटे टोटल समय। समय कितना आ रहा है सर, 40 60 100 155, 5 चौके 20 31, 31 से कटेगा तो नहीं, लेकिन 1200 बटे 30 कर सकते हो, लगभग कर सकते हो, 40 आएगा, लेकिन आपको पता है नीचे जा रहा है तो 40 से हल्का सा कम 38.7, तो 40 से हल्का सा कम आपका राइट आंसर। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे प्रशांत, डोंट अंडर एस्टिमेट। मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूं कि इनमें से आएंगे आएंगे। ए बी सी डी का औसत दे रखा है, ये ए बी सी डी का एवरेज है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8d प्लस 16। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है सर आप ए प्लस बी बी प्लस सी, तो ये हो गया 16, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 10, सी प्लस डी कितना हो जाएगा 8। जो चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि वो एवरेज दे रखा है सबका, ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस डी का, हमने सबको डबल कर दिया क्योंकि 2 है। अब ई ऐसे ऐसे है, सो बेसिकली यहां से अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं तो ए बी 2b हो गया, 2c हो गया और d हो गया, a 2b 2c और d बराबर 16 और 8 24 और 10 34। ए बी सी डी, इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 34 में से आप घटा दीजिए 8d माइनस 16, उठ करके घट जाएगा, और b प्लस सी की वैल्यू तो 10 है ही, गजब हो गया। तो 8d बराबर 34 में से आपने घटा दिया 26 और d बराबर आ गया आपका 1। d की वैल्यू 1 आ गई है, अब खुल गया मीटर। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू अगर 1 आ गई तो c की वैल्यू हो जाएगी 7, c की वैल्यू 7 हो गई तो b की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू हो जाएगी 13, e कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 माइनस 1, 13 और 1 14/2 7 आंसर आ गया। ये गजब का क्वेश्चन है।
अच्छा है, मतलब वैल्यू रख के। आपका क्या है 475 ए और बी क्या है आपके इकाई के दहाई के अंक हैं और इकाई के अंक हैं, ठीक है। एन जो है ना वो 5, 8 और 9 से डिविजिबल है। पहली बात सुनिए, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो बी इज व्हाट, बी मे बी 0, बी मे बी 5, बी 0 भी हो सकता है, बी 5 भी हो सकता है। अगर अंकों का योग की बात कर रहे हो तो 7 और 5 12 और 4, 12 और 4 16, 16 प्लस ए मे बी 0 भी हो सकता है, 16 प्लस ए प्लस 5 21 भी हो सकता है। तो यहां 16 प्लस ए भी हो सकता है और 21 प्लस ए भी हो सकता है। अंडरस्टैंड, मैं हर कंडीशन को लेकर चल रहा हूं क्योंकि मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता मैं। तो सर ऐसी बात है ये 5 तो होगा नहीं, काहे, ये कंडीशन तो बेकार है। मैंने कहा बोले क्यों, क्योंकि सर अगर 8 से डिविजिबल आप बनाना चाहते हो तो ये वाला जो अंक है वह हमेशा इवन चाहिए। ओके सर, तो ये वाली कंडीशन तो खराब हो गई। अब ये वाली कंडीशन बची है 16 प्लस ए, अगर 9 से डिविजिबल है तो ए की वैल्यू क्या लगाऊं, 2 लगा दो। अगर ए की वैल्यू 2 है तो 20 आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया। कैसा 3125 रुपए की राशि x% की दर से 3 साल में इतनी हो जाती है, यानी कि 3125 से आपका जो धन है वो 3515.2 हो रहा है, यानी कि मैंने पॉइंट हटा दिया और 2 जीरो लगा दी। आप ये जान लीजिए कि सर अगर 3 साल की बात कर रहे हो ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट क्यों निकलना चाहिए। अब रूट क्यों निकलना चाहिए तो 15625 यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 काटोगे 15625 और ये हो जाएगा 17576। कटी दिख भी डायरेक्ट, ऐसा नहीं दिख रहा है। और सर ये आपके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि 3 साल के अगर आपको दे रखा है तो रूट क्यूब निकलेगा, और रूट क्यूब निकलेगा तो 15625, 25 का रूट क्यूब होगा और ये होगा 26 का। तो 25 से 26 यहां से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गई 1/25 गुना 100 यानी कि 4%। ये तो केवल एक्स निकल कर आया आपका। आपसे बोला जा रहा है उसी राशि पर साधारण ब्याज बता दो, तो 3125 रुपए पर 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 3125 पर। 3125 को आप क्या कह सकते हो, मैं कह सकता हूं 8 या 24 और 125 इंटू 8 1000, 25,000/8। हाँ 25,000/8 कह सकता हूँ मैं इसको। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए और मैं इसको 25,000/8 कह सकता हूँ और इसी प्रकार मैं लिखूंगा भी। और 18/100 कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी मेरे से थोड़ी बहुत। तो यहाँ हम इसको जब काटेंगे, आपने जब इसको 2 से काटा तो ये आ गया 4 बार, और जब 2 से काटा ये आ गया 9 बार, और 125/2। तो अल्टीमेट आपका ये आ रहा है कितना 9.45 किया गया 4 12 में 108 और 4 112/2, यानी कि सर ये हो जाएगा 562.5। 562.5। कैसा लगा क्वेश्चन पहला? सर ये पेपर में पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कार्य को ए और बी एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, बी पहले दिन आता है और ए अकेला कार्य को 24 दिनों में कर देता है। अकेला ए की हिम्मत तो है 24 दिनों में करने की, लेकिन कार्य 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। बताइए, यानी कार्य इतने में हो जाता है। अब ये बताओ अकेला तो ए 24 दिन में करता है लेकिन कार्य इतने दिन में पूरा हो जाता है, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है बॉस, आप बता सकते हैं ये क्या चीज है सर? मैं बताता हूँ। जब आप बी और ए को अल्टरनेटिव काम दे रहे हो ना तब ये टोटल मिलकर इतने दिन लग रहे हैं, ये बात है। और आपको ये बता देना चाहता हूँ 11 से ही 1/3 दिन में 10 दिन ऐसे हैं जो 5-5 दिनों में बढ़ जाएंगे। हाँ 11वां दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी, क्योंकि बी की टर्न है ना, बी की टर्न है, ग्रेट। और बचा हुआ 1/3 ये लो, ऐसे काम हुआ है। यानी कि जो 11 से ही 1/3 दिन लगे हैं ना उनमें बी ने 6 दिन काम किया, इसी काम को जो काम अकेला 24 दिन में ए कर रहा था उसने बी ने 6 दिन काम किया, और 5 या 15 16/3 दिन ए ने काम किया। ओ गजब। बस अब घटा दो 16 की 48 32 a/3 बराबर 6b, 32 a/3 बराबर 6b है ना। 16 की सॉरी 24 की 72 आएगा, 24 की 72 में से 16 जाएंगे तो 72 में 16 जाएंगे 56 आएगा, 56 a/3 बराबर 6b, और ए और बी बराबर आ गया 18/56, 18/56 आएगा। और इसको आप 2 से काट सकते हैं 9/28। टोटल वर्क निकाल लो, क्या पूछा गया ये देख लो। सर बी अकेला मूल कार्य का 7/9, तो मूल कार्य कितना है 24, उसकी एफिशिएंसी 9, उसका 7/9 कौन भाई साहब कर रहे हैं, कौन भाई साहब, बी भाई साहब। 28 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, 7 चौके 28, 9 से 9 गया 6 दिन में। मजा आया नहीं आया बताओ आपको? छात्रों में एक निश्चित संख्या में परीक्षा सम्मिलित होती है जिसमें 20% छात्र फेल होते हैं, और वाई में ना स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित होता है। गजब। पता क्या है, एक स्कूल एक्स है और एक स्कूल वाई है। स्कूल एक्स में छात्रों की एक निश्चित संख्या है, एक परीक्षा में सम्मिलित होती है। मैंने कहा भाई 100% छात्र हैं भाई, मान लो 20% फेल है भाई, इसमें निहायती जो बदमाश और फेल बच्चे हैं वो 20% हैं, और पास वाले 80% हो जाएंगे, कोई दो रहा है नहीं है, और ये हो गए पास वाले। वाई स्कूल है सर, स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र हैं, 130% ज्यादा यानी कि 230। सही बात कह रहा हूं क्या, उपस्थित होते हैं, और दोनों स्कूल में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का यानी कि 330 का 90% पास होता है। तो 9 या 27, 9 या 27 और 29, इसमें 80 हो रहे हैं, तो इसमें कितने होंगे 1 2 1 7। तो वाई में फेल कितने हो रहे हैं भाई, इसमें इतने हो रहे हैं, फिर वाई में फेल कितने हो रहे हैं निकालो। तो अगर मैं फेल की बात करूं तो गुरुजी 13 हो रहे हैं, 13 किसके रेस्पेक्ट में, 230 के रेस्पेक्ट में। ये आ रहा है 13 हो रहे हैं 230 के रेस्पेक्ट में। 0 से 0 कट गया 130/23, 23 पंजे 115, 5 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। कैसा लगा बता दो, क्वेश्चन कैसा लगा?
28, 55, 91 में से x घटाया जाए तो सर x क्या होगा? इसको आप ऑप्शन के थ्रू करो, क्योंकि अभी तो आपने पेपर के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो अब आप ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। तो सर यहाँ x ही पूछा गया है, 5 घटा के देखो 14/23 ना बैठेगा भाई। आप 8 घटा के देखो 11/20, आप 8 घटा के देखो नहीं बैठेगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो रहना चाहिए ना। आप 7 घटा के देखो 12/21, 7 घटा के देखा तो ये हो गया 48 बटे और 84 आ गया क्या सर? 3 चौके 12 और 3 7 21, 12 चौके 48, 12 7 84, यस। तो 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसे ना करते तो एक तरीका और बताया सर आपने, वो भी कर सकते हैं। 19 28, ठीक है, इसमें से घटाना है 55 91 मान लो, तो तरीका क्या होता है? आप 19 को 19 से गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए, 28 × 55 और इनके डिफरेंस निकाल लीजिए। तो सर 110 और माइनस 28 और 5 63 और 20 83, ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो 27 आ रहा है और ऊपर 189 आएगा, 189/27, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। और 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे जाते हैं, यानी कि 140 रुपए में 15 और 120 में 10 बराबर क्या होगे? कुछ पहले 140 में 15 और 120 में 10 की समान संख्या में खरीदे जाते हैं। बराबर करने के लिए सर यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, यानी कि 280 और 360, 280 और 360, 640 रुपए आ गया। 640 रुपए में आप 60 फल ला रहे हो, ये हिसाब है। और 132 रुपए में 1 दर्जन बेच रहे हो, तो 1 दर्जन 12 होता है, यानी कि 5 से गुणा कर दूंगा, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, 660 में बेच रहा हूँ, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 640 के रेस्पेक्ट में कमा रहा हूँ, इंटू 100, 1/32 कितना होता है? 3 सही 1/8, क्योंकि मजा आ गया आपको, मजा आ रहा है। एक आदमी 8,000 रुपए में सामान खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 30% 12% के लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% के 25% पर और पूरे लेन देन में 30% का लाभ हुआ। ओहो, ये तो कर लोगे आप। 30% पर शेष वस्तुओं का 40% कितना हो जाएगा? 28 70 का, और पूरे लेन देन का क्या हो जाएगा सर? 58 और 42, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 21 बार, 12% का लाभ है, 25% का लाभ है, इसका पता नहीं, पूरे लेन देन का पूछा है, क्या हिसाब बैठ रहा है? तो सर 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 50। कहानी ये कहती है कि सर ये आ रहा है माइनस का 18 × 15, ये आ रहा है माइनस का 5 × 14, तो 9 या 27, 270, 14 पंजे 70, 340, 340 बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और 21 में बढ़ेगा, तो 21 एकम 21, बचे कितने? 13 130 और 9 सॉरी 9 क्या, 7 लोगे तो 147, 6 लोगे तो 126, तो 30 46 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये ऑप्शन 46 पॉइंट कुछ है ना भाई। ऐसे करना है बस, JSM लगाया। अगला क्वेश्चन करिए।
दिखाया ना कि ये 1 आ रहा है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ 5 से गुणा होगा तो इकाई अंक 5 आएगा। एक्स क्या होगा सर, एक्स सर कैसे डिसाइड करोगे सर, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 प्लस एक्स, तो एक्स पता लग गया सर 4 आएगा। एक्स 4 हो गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 4 और 3 7 और 4 और 5 9, तो सर 9 और 1 10 और 10 20/4 आंसर आ गया 5। अरे गजब, ये हुई ना बात। अगला करिए। भागों में 12,050 रुपए का निवेश करता है, एक 10% प्रतिवर्षीय दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरा समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझ गए ना, एक यानी कि 20% पर है, एक 21% पर है। दोनों भागों से उसे प्राप्त धनराशि बराबर है, यानी कि पहले प्रिंसिपल का 120, दूसरे प्रिंसिपल का 121 बराबर है, यानी कि P1 और P2 का जो रेशो होगा वो 121/120 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 241 बराबर 12,050। और साफ साफ नजर आ रहा है मेरे को तो आ गया सर। अगर मान लो ये 0 लगा दोगे ना, इधर भी 0 लगा दोगे तो ये कट गया 2 बार, तो यानी कि एक बराबर आ गया 50। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश किया गया, यानी कि इस वाले पर 6,000 रुपए है। मजेदार कर लिया ना, ये लगता है भाई देखो है करने वाले बच्चे ऐसी बात नहीं। सम दूरस्थ बिंदु लिए गए, ये एक वृत्त है और इसमें 10 समान दूरी पर बिंदु लिए गए। काउंट कर लेना मेरे भाई, 10 ही होंगे। ये आप ऐसे देखो, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, बाकी ये 2 बिंदु 10 हो गए। बोलो हां। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्यार से बताएंगे। यदि एक वृत्त की परिधि में 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए, मान लीजिए कि उनमें से 2 बिंदु ए बी इस प्रकार की वे व्यास के 2 सिरे हैं, यानी ये ए है और ये बी है। यदि इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, 3 बिंदु को, इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लो, मतलब कंडीशन देख रहे हैं, इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां खेला है, खेला कैसे है पहले तो यह समझो। टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल 10 बिंदु से 10 बिंदु हैं, बोलो हां, और 3 बिंदु को लेकर ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल ट्रायंगल तो 10C3 होगा, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 10C3 होंगे, ये टोटल हो गया। अब कंडीशन में आते हैं, कंडीशन में कहता है कि अर्धवृत्त पे बनाया जा रहा है, मतलब इधर ऐसे, जैसे ऊपर वाला पोर्शन ले लिया गया, एक शक्तिमान के पास एक किल्बिश के पास, एक शक्तिमान के पास एक किल्बिश के पास, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ले लिया गया, और जैसे ऊपर वाला ले रहे हैं सेम कंडीशन नीचे वाले में लगेगी। तो अगर हम ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं अर्धवृत्त जिसे कह रहे हैं, ये देखिए कलर बदला है, तो इसमें आप जब देख रहे होंगे तो ऊपर 6 बिंदु होंगे। अरे बोलो हां, जैसे ये 6 बिंदु, अब इधर से लोगे भाई 1 2 3 4 5 6, तो एक केस ये बन गया कि 6C3 वाला बन गया। और दूसरा केस समझो, दूसरा केस क्या, अब जैसे ऊपर अर्धवृत्त लिया, अब इधर वाले से ऐसे काउंट करोगे तो सेम केस इधर भी बनेगा। तो यहां इसका 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी वैसे केस वैसे ही नीचे। बस इसको सॉल्व कर लो, कैसे, 2 3 सीढ़ी उतरो, 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, और 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल यानी 6 से भाग दो। यहां 10 है, 3 सीढ़ी उतरो, 10 नंबर 9 नंबर 8 नंबर, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइट झींगा लाला, 6 से 6 गया, 5 दूना 10, 10 से 10 गया, 6 चौक 24, 9 अट्ठे 72, 24/72 यानी 1/3 आंसर आया। पूरी कोशिश है एक बार में वेल मैनर समझा। एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है, मतलब फिक्स है, और दूसरा भाग खपत की गई बिजली के यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित है। किसी माह 480 यूनिट बिजली की खपत पर 1620 रुपए आते हैं। आप लोग जानते होंगे जो मीटर लगा होता है उसका फिक्स चार्ज होता है, 1 किलोवाट का अलग होता है, 2 किलोवाट का अलग, 4 किलोवाट का अलग, अलग अलग रहता है। ये बात आपको मालूम होगा, फिक्स चार्ज मीटर का होता है। तो x रुपए तो फिक्स चार्ज है। अब 480 यूनिट का आप पैसा दे रहे हो y रुपए के हिसाब से, तो आपकी पेमेंट आई 1620 रुपया। फिर आपने x रुपए फिक्स चार्ज है, 690 यूनिट की पेमेंट कर रहे हो y रुपए के हिसाब से, तो 2250 रुपया लग रहा है। अंत में कहता है कि प्रभु 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो कितना रुपया लगा। अब एक चीज देखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज देखना मोहब्बत से, घटा दो, ऐसे ये निपट गया। अब जब निपटा तो समझ गए, अब ऐसे घटा दो तो ये 210 y आ गया। इधर घटाओगे 0 3 630 यानी y बराबर 3 आ गया।
जब y बराबर 3 तो उठा के रख दो 3 ऐसे, 0 ऐसे, 8 3 24, 2 हाथ है और 4 3 12, 2 14, 1440 रुपया, जो कि ये 1620, इसमें घटाओ तो 20 में 40 यानी 80, भाई 20 में 40 नहीं, 0, 12 में से 4 गया 8 आया, 15 में से तो 180, और एक सेकंड दया, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं दया, ये तो x रहेगा ना मेरे भाई ये तो x रहेगा, x 440, तो x बराबर 180 रुपए आपका फिक्स चार्जेस हो गया। तो 180 फिक्स चार्ज है, 500 यूनिट, 1 यूनिट का 3 रुपए, तो 500 का 1500 रुपए हो गया। बोलो हाँ, दोनों को जोड़ दोगे 1680 रुपए आएगा। तो इसका आंसर 1680 रुपए आएगा। बोलो हाँ। ये क्वेश्चन हमारी जिंदगी का है बच्चा, जीवन का जिसे कहते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। और कहता है लड़कों और लड़कियों के एक समूह में 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 2:1 है। स्टार्टिंग में कुछ होगा व्हाटएवर, इससे 12 गर्ल्स निकलने के बाद रेशियो है। फिर उसके बाद कहता है समूह में 30 लड़के निकल जाने पर लड़कियां और लड़कों का अनुपात, देखो यहां पलट दिया, लड़कियां और लड़का, तो लड़कियों का रेशियो तो 1 है भाई, सॉरी, लड़कियां और लड़का तो ये 3 है, और ये रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो तब हुआ जब कितने बॉयज, 30 बॉयज चले गए। तो आपसे कहता है प्रारंभ में उस समूह में लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या। अब कहते हैं प्रकाश सर, प्रकाश मेथड बताओ। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स 2:1 का रेशियो, बॉयज एंड गर्ल्स 1:3, यानी इस केस में बॉयज बाहर गए, गर्ल्स तो सेम होना चाहिए, यानी 3 का आप गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा तो ये 6 में से 1 गया तो ये 5 आया, और यही 5 बराबर 30 के, यानी 5 का 6 टाइम्स, 6 पंचे 30 होता है। बोलो हाँ, 5 6 30, राइट। तो जब 5 6 30 हो गया तो ये हो गया। अब हम यहां गर्ल्स देखें तो 36 का 18 यानी 18 गर्ल्स हो जाएंगी, और यहां पर 6 36 यानी 36 हमारे क्या हो जाएंगे, एज ए बॉयज हो जाएंगे। तो ये तो फिक्स हो गया कि बॉयज तो 36 है। अब गर्ल्स तो 12 गर्ल्स हमारी कम हुई थी, तो 12 जोड़ दोगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 30, यानी 36 और 30 आंसर आएगा। चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर पिरामिड रख दिया, ये चीज है। तो इसमें जाना नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों, अभी समझ जाओगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके। अब पूर्णतः ढके यानी ये साइड 10 है, यानी पिरामिड का जो बेस हो गया, पिरामिड का बेस जो हो गया, ये बेस किसका, पिरामिड का, वो एज ए स्क्वायर हो गया, वो एज ए क्या हो गया, स्क्वायर यानी वर्ग हो गया। तो तेरा पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी, तो पिरामिड की जो ऊंचाई है घन की भुजा 10, उसकी 3 गुनी यानी 30। इस पिरामिड का, सॉरी, इस पूर्ण पिंड का आयतन चाहिए, इस पूर्ण पिंड का आयतन चाहिए। अब पूर्ण पिंड का यानी घन का आयतन प्लस पिरामिड का आयतन, घन का आयतन तो a क्यूब होता है, पिरामिड का आयतन याद करो 1/3 एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो a क्यूब यानी 10 का क्यूब तो 1000 हुआ, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर यानी 100, ऊंचाई 30, 3 से 10 बार में 1000 यानी 2000 इज द राइट आंसर। तो 2000 इज द राइट, यहां प्लस है तो ऊपर जाएगा, √6 माइनस √3 हो जाएगा, और इसका जो अंतर है 3 वो नीचे रहेगा, बात समझ लो, माइनस का 4√3, अब ये ऐसे ही ऊपर जाएगा तो ये 6 माइनस √2 हो गया, और √6 √2 का अंतर 4 होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रचंड ज्ञान दिया है, -6। अब इसको आगे पीछे कर लो भाई, देखो इसको आगे पीछे कर लो, आगे पीछे का सिर्फ पहले तो ये कर लो, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस, ये चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, 6 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कर दिया, √12 को ये समाज 2√3 बोलता है, और √8 को ये समाज 2√2 बोलता है। पहले बोलो हाँ, 2 से काटा तो ये 3 हो गया। इसके बाद का स्टेप समझो, आंकड़ा बदलते हैं। इसके बाद 3 मैंने ऐसे लिखा, √3 प्लस √2 तो ऊपर जाएगा √3 माइनस √2, और 3 2 का अंतर 1। अब ये चीज समझना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हाँ मेरे भाई, अब समझ लो ना, 1/20 से अधिक हो, यानी 1/20 ऐसे आएगा, n/160 आएगा, और 1/16 आएगा। वही मैं सोचूं ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, ज्ञान अपना फट दिया। अब देखो, बोलो हाँ, एक चीज देखो, अब यहां पर इन दोनों को कह रहा है 1/16 से कम और इससे ज्यादा, इससे भाग दिया, n की वैल्यू 8 से बड़ी आएगी, जो भी होगी 8 से बड़ी, और n की वैल्यू 16 का 160 यानी 10 से कम हो। अब सारे इंटीजर में चल रहे हैं क्योंकि हमसे पूर्णांक बोला गया, n की वैल्यू 8 से बड़ी होगी और 10 से छोटी, तो इनके बीच में बेचारा बचा कौन, 9। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लड्डू बचे, और वो लड्डू कौन बनाएगा, C बनाएगा, जब आप आगे की भाषा पढ़ोगे। फिर कार छोड़ देते हैं, उसके बाद C द्वारा 2 दिन में पूरा कार होता है, यानी C 25 लड्डू 2 दिन में बनाता है, C 25 लड्डू 2 दिन में बनाता है। यदि उन्होंने पूरे कार के लिए 2400 का भुगतान मिला। अब एक चीज समझो, अगर अभी देखो इसमें क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो अभी समझोगे। देखो यहां पर 5 दिन 2 दिन हटा दो, जैसा जो बंदा काम करेगा उसकी पेमेंट वैसे ही होती है, ये बात है भाई। ए ने 15 लड्डू बनाए, बी ने 20 लड्डू बनाए, सी ने 25 लड्डू, तो ज्यादा तो सी को पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, और मिलना भी चाहिए। देखा जाए अगर मैं इनका सही से रेशियो देखूं तो 3 4 5 का है,
ये समाज इसी को 12 कहता है और यही बराबर 2400 के होगा, यानी 1 बराबर 200 का होगा, सी को 1000 रुपए मिलेगा और ए को 600 रुपए मिलेगा। यहां तक हर एक बच्चा सही कर लेगा, सीधी सी बात है। फिलहाल तो यहां तक क्यों सही करना चाहिए, अब बच्चा एफिशिएंसी से नहीं बटेगा। हमेशा हमने बताया है कि जब लोग स्टार्टिंग से काम करते हैं तब पैसा एफिशिएंसी से बढ़ता है, लेकिन कोई बंदा बीच में आ जाता है तो भैया जिसने जितना कार्य किया उसको उस हिसाब से पैसा। अब मालूम चला तुम 2 साल से कोई काम कर रहे हो, हमने 10 दिन किया है और मेरी एफिशिएंसी आपसे 10 गुना है, पर कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी कम है, आप 2 साल से लगे हुए हो, पहले समझो। पर उससे बंटवारा नहीं होता पैसे का, आपने जितना काम किया उस हिसाब से पेमेंट होगी। ठीक है, ठेकेदार वाला समझे कि नहीं समझे? ठेकेदारी होती है। अच्छा ये दीवार एक कह रहा है भैया मैं 4 दिन में बना दूंगा, कह रहा 5 दिन में बना दूंगा, कह रहा 6 दिन में, तो भैया उनके हिसाब से पेमेंट होगी। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब एक बात को समझो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये सब बड़ी बातें हैं। अब आगे का क्वेश्चन कहता है सी और ए की दैनिक मजदूरी। देखो 1000 रुपया 2 दिन में सी ने कमाया, यानी सी एक दिन में 500 रुपया कमाता है, और समझो 5 दिन में 600 रुपया ए ने कमाया, तो एक दिन में ए 120 कमाता है। हमसे कहता है प्रभु अंतर क्या है दोनों में? मैंने कहा 380 का अंतर, यही आंसर है। इसलिए ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन होता है। 380 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। प्यार से पढ़िए 8वां नंबर क्वेश्चन। किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। यहां खेला हो गया, यही खेला हुआ। देखो यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। ये लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी समझो, माना x बच्चे हैं, पहले मेरी बात को समझो, माना x बच्चे हैं, मेरी बात को समझो। अब बच्चे क्या हो गए? आधे हो गए, यानी x/2 हो गए। इसका अर्थ यही हुआ। देखो शुरुआती कंडीशन कुछ भी हो, व्हाटएवर आप वो लाइन बोल जाओ। यदि बच्चों की संख्या मौजूदा संख्या की आधी होती है, पहले x थी अब x/2, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है, यानी प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती है। मेरी बात को समझना, नोटबुक। अब बच्चों की संख्या आप उल्टा सोचो, उल्टा कि अगर बच्चों की संख्या डबल हो रही तो प्रत्येक बच्चे को नोटबुक आधी मिलेगी, यानी 8 बच्चे हैं, यानी 8 बच्चे हैं। अब देखो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप अगर ये लाइन समझ जाओगे तो सब कुछ हो गया। बच्चे कितने हैं? 8। पहले समझो, बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती है, 16 नोटबुक मिलती है। अगर बच्चों की संख्या डबल, इससे डबल, तो 16 का आधा 8 नोटबुक मिलेगी। ठीक है, अब वो बात की बात है, कितने बच्चे हैं वो बात की बात है। फिर हमसे कहता है वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम शुरुआत की लाइन पे आते हैं। हाँ हो सकता है मेरी भाषा इधर हो। प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। तो 8 नोटबुक मिले हैं, ये 8 नोटबुक होगा, 16 तो ये 8 नोटबुक है। अभी बच्चा नहीं निकला, सॉरी बच्चा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे शब्द इधर हो सकते हैं। भाई नोटबुक ये था तो नोटबुक ये भी होगा। हाँ सीधी सी बात है, बच्चे अभी है। अब कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चे की संख्या की 1/8 नोटबुक मिली, जो कि 8 के बराबर है। 8 64, यानी बच्चे 64 होंगे। स्टूडेंट कितने हैं? 64। मैंने पहले बोला मेरे शब्द इधर उधर हो गए होंगे। तो आप कहता है वितरित की गई नोटबुक की संख्या क्या है? दोनों का गुणा 64 8 8 चौके 32 512। आंसर होगा इसका 512 512। हम आपको मोहब्बत से सिखाते हैं, देखो कैसे। और ये अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें नए क्वेश्चन बोलते हैं। देखो किसी वस्तु x के मूल्य में प्रतिवर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि एक अन्य y के मूल्य में प्रतिवर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यानी x के पास जो भी राशि है उसमें प्रतिवर्ष 0.40 पैसे की इंक्रीमेंट हो रही है, y की जो राशि है उसमें प्रतिवर्ष 0.25 पैसे की इंक्रीमेंट हो रही है। और ये बात कर रहा है सन 2002 की, मतलब दोनों सन 2002 की बात कर रहा है। यदि वर्ष 2002 में x का मूल्य 5 रुपया 20 पैसा था और y का मूल्य 6 रुपया 30 पैसा है, तो किस वर्ष के x का मूल्य y के मूल्य से 40 पैसे अधिक, मतलब ज्यादा कौन होगा? x होगा। किससे? y से, वो भी कितने पैसे? 40 पैसे अधिक। कितने पैसे? 40 पैसे अधिक। अब सर क्या करें? सारा खेले सर, अब क्या करें? देखो भगवान ने 4 ऑप्शंस दिए। जब 4 ऑप्शंस दिए तो फालतू में आप एक्स वाई करो। भाई पहला ऑप्शन देखोगे 2010 लिखा है, भले ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है, फिर भी हम पहले ही को ही मान ले रहे हैं। 2002 से 2010 तक 8 साल होते हैं। कितने साल होते हैं? जब हम 2010 की बात करते हैं, 2010 तक, तो कहीं ना कहीं 2002 से लेकर
2010 तक 8 वर्ष होते हैं। पहले बोलो हाँ। 1 वर्ष में 40 पैसे, तो 8 वर्ष में 8 चौक 32, 3 रुपया 20 पैसा बढ़ गया। इसको जोड़ लो, 8 रुपया 40 पैसा हो गया 2010 में एक्स के पास। वाई के पास है तो 8 साल इसके, तो 8 का गुणा कर लो, 2 रुपया बढ़ गया वाई का, तो 2 रुपया जोड़ दो, तो ये हो गया 8 रुपया 30 पैसा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो, आप मोटा मोटा देखो, 8, अब इन दोनों का अंतर 10 पैसा ही है, इन दोनों का अंतर 10 पैसा ही है। पर अब हम 2011 में जाएंगे, 40 जोड़ोगे तो 8 रुपया 80 पैसा। अब 2011 में 25 पैसा जोड़ दो, तो 8 रुपया हो गया कितना, 55 पैसा। अभी अंतर 40 का नहीं है, तो 2012 में पहुंच जाओ, 40 जोड़ोगे तो 9 रुपया 20 पैसा, अरे 40 पैसे जोड़ोगे और 25 पैसे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 रुपया 80 पैसा। अंतर क्या है दोनों में, 40 पैसे का। अंतर क्या है दोनों में, 40 पैसे का। 2012 आंसर। तो बच्चा ये क्वेश्चन आप अगर हल्का सा माइंड चलाएंगे तो आपका आंसर अच्छे से आएगा, ठीक है, अच्छे से आएगा। बोलो हां। तो याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों को जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। बोलो बोलो। साधारण ब्याज 840 है, उसी राशि पे किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। एक चीज समझो दोस्तों, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। कहीं ना कहीं रेट इंटू टाइम का गुणा कर लीजिए, यानी 42% आ गया। कितना आ गया, ओवरऑल 42% आ गया। कहता है उसी राशि पर किस दर से उतना ही ब्याज मिले, यानी यहां पर टाइम तो दिया गया, हमें रेट निकालना है। बस दोनों को बराबर कर दो, कहीं 840 का यूज नहीं है, 5 से भाग दे दो। 8.4% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 5 सालों में